गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, मैं आपको जीएस का मैं बताया था कि आपको एक एक पार्ट जो है मैं रोज़ कराता रहूँगा, जो है सॉल्व कराता रहूँ। मैथ रीजनिंग के साथ साथ मैं जो है जीएस का भी पार्ट डेली जो है 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला। पिछले साल का जो एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसी को कराने वाला हूँ आप क्या। तो आज पार्ट नंबर 5 है। उसमें दे रहा है उसमें दे रहा है कि भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाल गवर्नर कौन था। तो पुर्तगाल गवर्नर अलबुर्क था। कौन था? अलबुर्कर्क था। ये कौन था? भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाल गवर्नर अलबुर्कर्क था। लगभग पुर्तगालियों ने 400 वर्षों तक पुर्तगालियों ने 400 वर्षों तक इस पर गोवा पर अपना अधिकार किए रहे। गोवा पर अधिकार किए रहे। लगभग 400 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किए थे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत में विलय कर लिया गया। 19 दिसंबर 1961 में को भारत में इसका विलय कर लिया गया। गोवा को भारत में विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया? 19 दिसंबर 1961 को कर लिया। इसी दिन 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। मुक्ति दिवस, ये क्वेश्चन पूछता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो 19 दिसंबर का, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही भारतीय सेना ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, गोवा को जीत लिया 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस ये 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया। विजय अभियान भारतीय सेना ने चलाया। ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया। कब चलाया गया था? 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया, जिसके तहत इन्होंने गोवा पर आक्रमण कर दिया। ऑपरेशन विजय के अभियान 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया, जिसके तहत भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण कर दिया और जो है 19 दिसंबर 1961 को गोवा को जीत लिया। उस समय भारतीय सेना के इसीलिए अभियान जो है चला गया 18 दिसंबर 1961 को। पीएन थापर जो है उस समय भारतीय सेना के कौन थे? अध्यक्ष पीएन थापर जो है इनके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन जो है चलाया गया था। पीएन थापर के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1980 को विष दिलाने के कारण हो गई थी। विष देने के बाद 3 अप्रैल 1980 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 19 फरवरी 1630 को 19 कपड़ा कहाँ गया
19 फरवरी 1630 को 19 फरवरी 1630 अप्रैल 1680 में इनका हुआ था ना। 1680 में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 की इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। 1630 में इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। शिवनेरी किले में हुआ। शिवनेरी किला पड़ता कहाँ है? शिवनेरी किला जो है ये पुणे के महाराष्ट्र जिले में है। पुणे जिले का पुणे जिले महाराष्ट्र में पड़ता है। शिवनेरी किला कहाँ पड़ता है? पुणे जिले महाराष्ट्र में पड़ता है। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? पुणे जिले महाराष्ट्र में पड़ता है शिवनेरी किला। ये क्वेश्चन कई बार पुट अप किया गया है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, अर्थात उनका जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेरी। उसका नाम क्या है? शिवनेरी किला। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप को हार मिली। और इनका घोड़ा जो है, ये बीच बताया जाता है कि ये युद्ध में इनका घोड़ा जो है बीच में ही से इनको जो जब देखा कि सारे सेनापति, इनके सारे सेनाएं जो है तितर बितर हो गई, सेनाएं मारी गई, तो इनका घोड़ा था चेतक जो है, इनको वहाँ से युद्ध में से लेकर भाग निकला। ये खाई थी, उसको क्रॉस कर गया। क्रॉस करते वक्त उसके पैर में युद्ध के दौरान चोट लगी थी, जिससे काफ़ी ब्लड निकला और जो है वो घोड़ा जो है उसी जगह मर गया था। तो यही कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए। जिंदा पीर के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जिंदा पीर के रूप में, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जिंदा पीर के रूप में विख्यात है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जिंदा पीर के रूप में, जिंदा पीर के रूप में विख्यात है।
विख्यात, जिंदा पीर के रूप में विख्यात था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जो अकबर जो है 1563 और 64 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। यह 1679 में पुनः तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर लागू किया। अर्थात जिंदा पीर के रूप में विख्यात कौन है? तो जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब विख्यात है। यह मथुरा और गुजरात में काफ़ी मंदिरों को जो है इसने तोड़वाया। और 1679 में इसने जो अकबर जो है 1563 और 64 में जो तीर्थ यात्रा कर था और जजिया कर, उसको जो है अकबर जो है समाप्त कर दिया था। परंतु जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में यह जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू कर दिया गया था। तो जिंदा पीर के रूप में औरंगजेब विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश है। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क है। हम देश डेनमार्क। आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 14 जून 1945 को हुआ था। 14 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। एक वायसराय थे, वायसराय वेवल ने एक रेडियो के माध्यम से घोषणा कर दी थी कि बेबल ने एक घोषणा की थी कि भारत को पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार की गई थी। शिमला सम्मेलन 14 जून 1945 को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। देख रहा है कि निम्नलिखित बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है।
नंबर 1 दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है बोध गया। दूसरा लुम्बिनी, तीसरा ऋषिपत्तनम, कुशीनगर, चौथा ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तन। तो ऑप्शन हमारा आ गया कि बोध गया। ऑप्शन क्या हो गया? बोध गया। तो निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। इसी जगह इनको जो है इसी जगह से वो बुद्ध कहलाने लगे थे। इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी के बाद वह बुद्ध कहे जाने लगे। इसी के बाद यह बुद्ध कहे जाने लगे। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी के बाद जो है ना गौतम बुद्ध जो है बुद्ध कहे जाने लगे। अर्थात इसी के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा था। इसी ज्ञान के बाद उनको जो है बुद्ध कहे जाने लगे थे। 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसे विश्व धरोहर में 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सबसे पुराना शहर कहा जाता है या माना जाता है या शहर माना जाता है? तो भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को विश्व में सबसे प्राचीन वाराणसी को सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कर रहा है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि विशाखा दत्त द्वारा निम्नलिखित विशाख दत्त
दत्त द्वारा विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? कौन सी भाषा में लिखी गई है? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अर्थात इसका हिंदी में अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। इसका हिंदी में अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? उल्लेख करता है। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख। इनका 13वां शिलालेख जो है उनका 13वें शिलालेख जो है उनके कलिंग का विजय का 13वें शिलालेख ये सबसे उनके शिलालेखों में सबसे बड़ा जो है 13वां शिलालेख माना गया है। 13वें शिलालेख में जो है अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है। अर्थात 261 ईसा पूर्व में इन्होंने 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है उड़ीसा का भाग, वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है कलिंग। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। उन शिलालेखों में सबसे बड़ा जो है 13वां शिलालेख है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं और उस समय अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी जब आक्रमण किए थे सम्राट अशोक, जब कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग की
राजधानी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी तो मतलब 10 क्वेश्चन ख़त्म किया जो है जीएस का पढ़ा का। आप बताइए कि मतलब कि कैसा लग रहा है ये जीएस का जो पार्ट मैं स्टार्ट किया हूँ इस तरह। और इसी तरह मैं कहकर आज 5वां पार्ट है। इस तरह अभी तो क्वेश्चन की संख्या मैं और बढ़ाऊंगा। अभी तो मतलब 10 क्वेश्चन है, अभी किसी किसी सेट में 15-20 सेट रखेंगे, 20 से 25 सेट, 30 से मतलब 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रखूँगा। अभी तो शुरुआत में इसलिए 10 क्वेश्चन जो है रखा हूँ। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है, तो मैं आगे जो है इसी तरह कंटिन्यू इसको करता रहूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख कर बताइएगा कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी तरह जो है ना और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊँगा, 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा इसी तरह। ये सब मैं पिछले साल का जो एग्जामों का क्वेश्चन हुआ है उसी से मैं सेलेक्ट करके इसको निकाला हूँ। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।